Welcome viewers. Today's topic is rule to record business transactions in debit or credit side under double interest system. आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटरेस्ट सिस्टम से लेन देनों को हम कैसे डेबिट अथवा क्रेडिट के स्थान पर लिखेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से जो बिगिनर्स इन अकाउंटेंसी हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस है, आधार है। अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ करके रखा जाए तो आगे का अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस टोटली डिपेंड्स अपॉन डबल इंटरेस्ट सिस्टम, इसलिए उसके नियम को हमें अच्छे से जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बतलाएंगे। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि लेन देनों को लिखने के लिए डबल इंटरेस्ट सिस्टम में दो अप्रोच या दो तरीकों की चर्चा की गई है। एक तरीका है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। दूसरा तरीका है हमारा मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम अभी पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की जानकारी कराएंगे, इंग्लिश अप्रोच की जानकारी देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं, लेन देन में दो शब्द हैं, लेना और देना, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का, कहां लेना और कहां देना। इस तरीके से इस दो विपरीत धारा की बातों को लिखने के लिए दो अलग अलग स्थान होना चाहिए। दैट्स वाई अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टू प्लेसेस, टू अपोजिट प्लेसेस। वन इज नोन एज डेबिट एंड अनदर इज नोन एज क्रेडिट। इस तरीके से डबल इंटरेस्ट सिस्टम में हम लेन देनों को दो विपरीत स्थान लेन देनों का होने के कारण दो विपरीत स्थान में लिखते हैं। एक स्थान है डेबिट का स्थान, दूसरा स्थान है क्रेडिट का। अब हमारे सामने में समस्या है कि इस डेबिट और क्रेडिट में लेन देनों को कैसे लिखा जाए। तो जैसा कि हम आपको बतलाएं, इसमें से एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक अप्रोच है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच में लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट में लिखने के लिए क्लासिफाई किया गया है। ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड और अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम एंड इन ट्रेडिशनल अप्रोच एज नंबर 1 पर्सनल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस, नंबर 2 रियल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस। पर्सनल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस इन जनरल नोन एज related with persons or name of persons, but according to double interest system, 3 names are included in personal accounts. Number 1 is name of persons, number 2 is name of business, and number 3 is name of institutions. Name of persons, persons either of any caste, any creed, any country, all are इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। किसी भी धर्म, जाति, स्थान का व्यक्ति हो, बस हमारे लेन देन में व्यक्ति का नाम आना चाहिए। अगर व्यक्ति का नाम आ गया तो हम उसे पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। यहां पर जेंडर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्त्री है कि पुरुष है ये भी महत्वपूर्ण है, बस व्यक्ति होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का है कि राम, जॉन, जनार्दन, इकबाल, महेश, रीता, मनीषा, सीता, गीता, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। और इनमें से किसी का भी नाम या इस तरह का किसी भी नाम को अगर हम अपने बिजनेस के लेन देन में पाते हैं तो हम उस नाम के पहलू को, पॉइंट को पर्सनल एस्पेक्ट में शामिल करेंगे। इसी तरीके से नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस में भी साइज ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ बिजनेस सेंटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट नेम ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ व्यवसाय का नाम होना चाहिए। व्यवसाय किस काम में लगा हुआ है, उत्पादन में कि क्रय विक्रय में कि अन्य किसी काम में। व्यवसाय
किस स्थान पर है, छोटे स्थान पर है कि मध्यम या बड़े स्थान पर है, किस शहर में है, मेन रोड में है कि गली चौराहे में है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। बस व्यवसाय का नाम आना चाहिए। जैसे इकबाल बुक डिपो, खंडेलवाल बुक डिपो या मारुति उद्योग, मारुति सेल्स एंड सर्विस सेंटर, किसी तरीके से दुकान या व्यवसाय का नाम अगर हमारे बिजनेस में स्पष्ट होता है तो उस नाम को हम नेम ऑफ बिजनेस के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट में शामिल करेंगे। तीसरा आ जाता है संस्था का नाम। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी निर्माण जो समाज के व्यक्ति के द्वारा समाज के लोगों के लिए किया जाता है, एनी क्रिएशन बाय सोसाइटी फॉर सोसाइटी ऑल आर इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन में किसको हम शामिल करेंगे? तो जैसा कि जानते हैं सोसाइटी अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस खोलता है। द नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस इज अंडर पर्सनल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस। बिजनेसमैन अपने बिजनेस के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान खोल लेते हैं। तो नेम ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड बाय बिजनेसमैन सोसाइटी एंड फॉर बिजनेसमैन सोसाइटी, दैट्स व्हाई recorded under personal transactions और included under personal transactions। इसी तरीके से कोई भी मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, सोसाइटीज, इन सब का भी निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है, इसलिए इनके नामों को भी हम संस्था के नाम के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट आ जाता है हमारा रियल अकाउंट। नाम से क्लियर है, रियल, वास्तव में, सचमुच में। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रियल अकाउंट मीन्स थिंग्स हैविंग सर्टेन शेप, साइज, कलर, टचेबिलिटी, विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। ऐसी सभी चीजें जिसका रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार है, पहचान है, हम रियल अकाउंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कैश। निश्चित रूप से आपके पॉकेट में पैसा है, उसका देखिए पहचान है कि नहीं, उसे छू सकते हैं कि नहीं, आकार प्रकार है कि नहीं। तो जितनी भी चीजें हैं, कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सभी, इन सभी की पहचान है, रंग रूप है, आकार प्रकार है, अर्थात हम इसे रियल अकाउंट के अंतर्गत शामिल करेंगे। दुनिया में जितनी भी चीजें, थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण पहलू है चीजें। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब रियल अकाउंट के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। अगर हमारे बिजनेस के लेन देन में दुनिया की ऐसी चीजों का नाम आता है तो उसे हम रियल अकाउंट के अंतर्गत शामिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का एक तरीके से परिभाषा या डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि इन एक्सक्लूडिंग पर्सनल एंड रियल, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों से अलग जितना भी बच जाता है ऑल आर नॉमिनल अकाउंट। और दूसरे शब्दों में हम इसे सिर्फ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जस्ट वी फील इट। हम किसी भी बिजनेस सेंटर में देखें तो आए दिन ऐसा लेन देन होता ही रहता है। बिजनेसमैन बिजनेस के लिए लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे करेगा। बिजनेसमैन जिस बिल्डिंग में बिजनेस चला रहा है उसका रेंट पे करेगा। अपने एम्प्लॉय को वो सैलरी और वेजेस चार्जेस देगा। सामान कैरी करके लाता ले जाता है तो कैरेज फ्रेट चार्जेस देता है। इसी तरीके से डिस्काउंट कस्टमर्स को देता है या जहां से खुद वो परचेज करता है डिस्काउंट रिसीव करता है। सो मेनी ट्रांजेक्शंस not related with the name of person's business and institution and even and also not related with things। इससे अलग जितने भी लेन देन है सबको सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ ओनली बिकॉज टू रिकॉर्ड देम इन डेबिट एंड क्रेडिट। परंपरागत तरीके से या इंग्लिश अप्रोच से जब हम डबल एंट्री सिस्टम में लेन देनों को लिखते हैं तो लेन देनों को लिखने की सुविधा के लिए खातों का 3 रूप बतलाया गया है। फर्स्ट पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर अकाउंट्स, सेकंड रियल ट्रांजैक्शंस आर अकाउंट्स और थर्ड नॉमिनल ट्रांजैक्शंस आर अकाउंट्स। अब हमारे सामने में क्वेश्चन ये है कि इन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें। स्वाभाविक है अकाउंट्स का 3 क्लासिफिकेशन है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी डबल एंट्री सिस्टम में 3 रूल बतलाए गए हैं। एक रूल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, दूसरा रियल अकाउंट से रिलेटेड है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। इन नियमों को, इस रूल को हम डबल एंट्री सिस्टम में रूल फॉर डेबिट क्रेडिट या रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम
या रूल ऑफ अकाउंटिंग, या सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है गोल्डन रूल के नाम से, स्वर्णिम नियम के नाम से हम जानते हैं। अब रूल क्या है? तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट कीजिए, क्रेडिट द गिवर, और खोने वाले को, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। मतलब हमारे कहने का है कि ट्रांजैक्शंस में हमें पता लगाना है कि अगर नेम ऑफ पर्सन बिजनेस इंस्टीट्यूशन आया है तो उस नेम ऑफ पर्सन बिजनेस इंस्टीट्यूशन से पूछना है इज ही रिसीवर और गिवर। इफ ही इज रिसीवर द प्लेस ऑफ अकाउंटिंग विल बी डेबिट, इफ ही इज गिवर द प्लेस ऑफ अकाउंटिंग विल बी क्रेडिट। अर्थात लेन देनों में पूछना है कि जो व्यक्ति का नाम, व्यवसाय का नाम या संस्था का नाम आया है वह रिसीवर है, पाने वाला है। अगर पाने वाला है तो डेबिट के स्थान पर लिखेंगे, या देने वाला, खोने वाला है तो फिर उस कंडीशन में हम क्रेडिट के स्थान पर लिखेंगे। रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है, कहां पे आ रहा है? तो बिजनेस में यदि आ रहा है कोई भी रियल थिंग तो उसे हम डेबिट के प्लेस में अकाउंटिंग में लिखेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई भी सामान अगर जा रहा है मीन्स कहां से जा रहा है? फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जा रहा है तो उसके अकाउंटिंग का प्लेस होगा क्रेडिट का साइड। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट्स गेन्स। अब यहां पर भी एक्सपेंस लॉस है तो किसके लिए है? फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए अगर एक्सपेंस लॉस है तो उस नॉमिनल अकाउंट के आइटम को हम डेबिट के जगह पर लिखेंगे। अगर बिजनेस के लिए वो इनकम या फायदा है तो नॉमिनल अकाउंट के आइटम को हम क्रेडिट के स्थान पर लिखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को, इस नियम को अप्लाई करने के लिए, इसके एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है, की पॉइंट है ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ बिजनेस बाय बिजनेसमैन और एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना है कि व्यवसाय के रजिस्टर में व्यवसाय के लेन देनों को लिखना है। कौन लिखेगा? तो अगर बिजनेस का आकार प्रकार छोटा है तो बिजनेसमैन स्वयं लिखेगा, और अगर बिजनेस का आकार प्रकार थोड़ा बड़ा है तो नेचुरली अपने यहाँ वो एम्प्लॉई अपॉइंट करके रखेगा, और वो एम्प्लॉई बिजनेस का एम्प्लॉई होगा, बिजनेसमैन का नहीं, याद रखना है। तो हम भी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो अपने आप को हम बिजनेसमैन ट्रीट करेंगे, या हम समझेंगे अपने आप को बिजनेस का हम एम्प्लॉई है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में बैठ करके, बिजनेस की तरफ से सोच करके हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। इस नियम को अप्लाई करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए या एप्लीकेशन में लाने के लिए हम इस नियम का शॉर्टकट बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट होने से जस्ट उस पर्सन से पूछना है रिसीवर और गिवर। यदि रिसीवर है तो प्लेस ऑफ अकाउंटिंग डेबिट होगा, गिवर है तो प्लेस ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिट। रियल अकाउंट होने से हमारा क्वेश्चन रेज होगा कि वो रियल थिंग बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से आउट हो रही है। यदि बिजनेस में कम्स इन है, आ रही है तो डेबिट करेंगे, गोज आउट है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा रूल होगा, रूल का शॉर्टकट होगा एक्सपेंसेस लॉस। कोई भी नॉमिनल आइटम आया है तो उससे पूछना है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस लॉस है, देन डेबिट है। इनकम प्रॉफिट गेन है तो क्रेडिट करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से अब आगे बतलाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने में एक एग्जाम्पल है, एक लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। हरी से रुपया मिला। तो जैसा कि हम जानते हैं हर एक लेन देन में इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 एस्पेक्ट, कम से कम 2 बातें होंगी ही। तो सबसे पहले उन दोनों बातों की पहचान करनी है। तो इस लेन देन में वो कौन सी बात है, किससे पैसा मिल रहा है? हु इज द गिवर? हरी इज द गिवर। और क्या मिल रहा है? तो कैश। तो एक एस्पेक्ट हो गया हमारा कैश, दूसरा हो गया हरी। जैसा कि हम जानते हैं कैश हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड है? तो कैश की पहचान है, रंग रूप है, आकार प्रकार है, थिंग्स में आता है, मतलब रियल अकाउंट है।
और हरी की जब बात करते हैं तो नेम ऑफ पर्सन है, मीन्स पर्सनल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है कैश, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट में रूल कहता है बिजनेस में आ रहा है कैश की बिजनेस में जा रहा है, यही हमें पता लगाना है। तो कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से बिजनेस में पैसा आया, अंडरस्टूड है। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लेन देन है, इसलिए बिजनेस का नाम नहीं लिखा जाएगा। पहचान के लिए हेडिंग के तौर पर हम बिजनेस का नाम लिख लेंगे, लेकिन रजिस्टर के अंदर में कभी भी बिजनेस का नाम नहीं लिखा जाता, इसी कारण से लिखा हुआ है जस्ट कैश रिसीव फ्रॉम हरी, इट मीन्स कैश रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम हरी। ये अंडरस्टूड है, ये समझने की चीज है। इस तरीके से बिजनेस में कैश आ रहा है, कम्स इन है, इसलिए डेबिट प्लेस ऑफ अकाउंटिंग होगा। नेक्स्ट है हरी, पर्सनल अकाउंट है, जैसा कि अभी हम देखें नेम ऑफ पर्सन है। और जब नेम ऑफ पर्सन है तो पूछना क्या है, रिसीवर है कि गिवर। हरी से पैसा मिला मीन्स हरी इज द गिवर एंड क्रेडिट। दूसरा एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को हमने सामान बेचा है, गुड्स बेचा है। किसे बेचा है तो एक्स को, एक एस्पेक्ट हो गया एक्स। क्या बेचा है तो गुड्स बेचा है, दूसरा एस्पेक्ट हो गया हमारा गुड्स। एक्स जैसा कि हम जानते हैं नेम ऑफ पर्सन मीन्स पर्सनल अकाउंट है, और गुड्स रियल अकाउंट है। जहां पर्सनल अकाउंट है उससे पूछना है कि रिसीवर या गिवर। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पॉइंट है इस लेन देन में, जैसा कि हम पहले भी बतलाए हैं आपको, जैसे ही कॉमन सेंस की भी बात है, बिजनेसमैन किस कस्टमर के नाम को नोट डाउन करता है तो जनरली उसी कस्टमर के नाम को लिखता है जिससे कि वो क्रेडिट में सामान बेचता है या खरीदता है। दूसरे नगद लेन देनों में कस्टमर्स के नाम को कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर भी जस्ट लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू एक्स, कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं है, बट देयर इज नेम ऑफ कस्टमर इज रिकॉर्डेड और गिवन। इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब ग्राहक का नाम आ जाए, कस्टमर का नाम आ जाए और नगद या उधार शब्द स्पष्ट जिक्र ना हो तो हम हमेशा उधार लेन देन समझेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझेंगे। इसी कारण से यहां पर जो दो एस्पेक्ट है वो एक्स है और गुड्स है, कैश नहीं है। पैसे का लेन देन नहीं होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ऑन द डे ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक्स पर्सनल है और जब हम सामान बेच रहे हैं तो रिसीवर ऑफ गुड्स है, दैट्स राइट डेबिटेड। रिसीवर डेबिट कहता है। नेक्स्ट है गुड्स, रियल अकाउंट है और गुड्स आउट हो रहा है, सामान बेच रहे हैं मीन्स जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट करेंगे। तो ये जो हमारा की पॉइंट है, शॉर्टकट पॉइंट है, ये याद रखने का है। अगर हम इसे रूल को इस पॉइंट को रूल के रूप में सामने में रखें तो फिर लिखना आसान हो जाएगा, खासकर स्टार्टिंग स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज। जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी तो फिर इस रूल के शॉर्टकट को या रूल को देखने की जरूरत नहीं होगी, हम स्वतः उसका एप्लीकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कैश डिपॉजिटेड विथ इलाहाबाद बैंक। पैसा बैंक में, इलाहाबाद बैंक में जमा किया है। कहां जमा किया है तो इलाहाबाद बैंक में। क्या जमा किया तो कैश जमा किया। कैश तो रियल अकाउंट हम जान रहे हो, पैसा जब बिजनेस से जमा हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट करें। इलाहाबाद बैंक आप सभी जानते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है मीन्स पर्सनल अकाउंट है। जब पर्सनल अकाउंट है और बैंक में जमा करेंगे तो बैंक इज द रिसीवर देन डेबिट देम। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स परचेज्ड, सामान खरीदा। ना नाम दिया है ना नगद या उधार या क्रेडिट और कैश लिखा हुआ है। तो जब नाम नहीं है तो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन है। नाम लिखा रहता और कुछ भी मेंशन नहीं रहता तब हम क्रेडिट समझते। तो यहां पर सिर्फ माल खरीदा, सामान खरीदा। क्या खरीदा है? गुड्स। कैसे खरीदा है? कैश से। गुड्स हम सभी जानते हैं, थिंग्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, मतलब उसकी पहचान है, वस्तु है जिसका रंग रूप आकार प्रकार पहचान है, मतलब रियल अकाउंट है। और कैश भी रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है तो क्या पूछना है हमारा? एक ही रूल अप्लाई करेंगे रियल अकाउंट का, आ रहा है कम्स इन या गोज आउट। जब सामान खरीदेंगे तो गुड्स कम्स इन डेबिटेड, और जब सामान खरीदेंगे तो पैसा गोज आउट क्रेडिटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है रेंट पेड। इस रेंट पेड में जो दो पॉइंट है, दो एस्पेक्ट है। एक है रेंट, रेंट में क्या दिया तो कैश दिया। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, हम सभी जानते हैं ना, नेम ऑफ पर्सन बिजनेस इंस्टीट्यूशन से रेंट का संबंध है और न ही कोई रियल थिंग है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। इन दोनों से अलग जो बच गया सभी नॉमिनल अकाउंट में शामिल होता है।
तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि वो एक्सपेंस है या इनकम है बिजनेस के लिए। तो रेंट पे कर रहे हैं मीन्स बिजनेस रेंट पे कर रहा है, इट मीन्स एक्सपेंसेस और लॉस फॉर बिजनेस डेबिटेड, रेंट को डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है और पैसा जा रहा है, रेंट पे कर रहा है तो पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कमीशन रिसीव्ड। क्या मिला है तो कमीशन में पैसा मिल रहा है, कैश और किस रिस्पेक्ट में मिल रहा है तो कमीशन में मिल रहा है। कमीशन फिर हमारा न पर्सनल एंड रियल मीन्स नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन कमीशन रिसीव्ड है, नॉमिनल अकाउंट है लेकिन इनकम का रूप है, बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। और कैश की जब बात करते हैं तो कमीशन में पैसा आ रहा है, रियल अकाउंट में रूल कहता है आने से डेबिट, इन डेबिटेड। इस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर क्वेश्चन के तरीके से अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में इंग्लिश अप्रोच के तरीके से अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पर्सनल रियल नॉमिनल में पहचान करना है और फिर एज पर रूल जैसा कि बतलाए पर्सनल में है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, शॉर्टकट है जस्ट रिसीवर। जैसे ही वो आदमी का नाम आता है, किसी भी आदमी का नाम हमारे ट्रांजैक्शंस में आता है, उससे पूछना है उस आदमी से कि वो बिजनेस के पॉइंट वो रिसीवर है या गिवर है। रियल अकाउंट आने से पूछना है कि वो सामान बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। ये शॉर्टकट रूल भी अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारे लिए अकाउंटिंग आसान हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट के केस में हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एक्सपेंस लॉस है वो नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के लिए या इनकम प्रॉफिट है। इस तरह से हमारा इस वीडियो में जितनी बातें हम ट्रेडिशनल अप्रोच में बतलाना चाहते थे की जानकारी हो गई। अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम, इन अदर वर्ड्स अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम। इसी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से कराएंगे, उसके एप्लीकेशन के साथ जानकारी देंगे। थैंक यू।